नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज और हमारा इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। वैसे जो मुकाबले अभी दोनों टी20 के हुए हैं उसमें भारतीय टीम ने अजय बढ़त बना ली है। पहला मुकाबला जयपुर में खेला गया था जिसे भारतीय टीम ने जीता, उसके बाद रांची के मुकाबले में भी भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। तीसरा मुकाबला है और भारतीय खेमा चाहेगा कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप किया जाए और न्यूजीलैंड सम्मान के लिए मुकाबला जीतना चाहेगी। तो दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला आज खेला जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से तमाम सवाल उठे हैं, न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी ने इस सीरीज को लेकर सवाल उठाए हैं। वैसे द्विपक्षीय सीरीज की हम बात करें तो लीग मुकाबले जो अलग अलग देशों में शुरू हुई है उसका असर देखने को तो मिल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय टीम के लिहाज से ये सीरीज इसलिए ज्यादा जरूरी है कि टी20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो घाव भारतीय टीम को मिले हैं उन घाव पर मलहम लगाने के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। चूंकि भारतीय टीम ये सीरीज जीत चुकी है इसलिए कुछ नए प्रयोग किए जा सकते हैं, बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया जा सकता है और क्या कुछ हो सकता है उस पर हम हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और हमें ज्वाइन करेंगे पल्लव विजयवर्गीय सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर मलहम लगाने वाली हो गई है सीरीज, कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए, एक तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये हार्ड फीलिंग्स थी कि जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में मैच वो हारे और उसके बाद में मेकअप नहीं कर पाए और किसी कारण से सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वो एक दुख और दर्द तो था ही था कि हमें वी हैव टू सेटल ए स्कोर जब न्यूजीलैंड इंडिया आएगी। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट न्यूजीलैंड ही क्यों, आप वर्ल्ड की किसी भी टीम का नाम लीजिए जो जब हिंदुस्तान में आती है तो अंडरडॉग ही आती है। वो कितनी बड़ी टीम हो, कितने बड़े फॉर्म में हो, कितना बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आई हो, पर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है और बहुत रेयर केसेस में हमने देखा है कि इंडिया हारती है। उसके साथ साथ कुछ मैं और चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये क्रिकेटिंग कैलेंडर बनाया है, अगर उनको टाइम क्लॉक और थोड़ा सा सीरीज के बीच में ये देखने को है कि अभी वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप के बाद में कुछ ब्रेक देना चाहिए, बहुत लंबा चला आईपीएल हुआ, ब्रेक देना चाहिए, अगर वो बैठ के क्रिकेटिंग कैलेंडर बनाएंगे तो मुझे लगता है इन 12 महीने के बाद में 3 महीने और चाहिए होंगे उनको ये पूरा कैलेंडर को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा करने के बाद में देयर इज ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज कि क्या होता है जब प्लेयर बहुत सारे खेलते हैं तो वो प्लेयर थकते हैं, वो थोड़ा अपने आप को टी20 या टेस्ट मैच के बीच में प्रिपेयर करने के लिए टाइम आउट लेते हैं। जिस तरह से केन विलियमसन ने टाइम आउट लिया कि ये टी20 में मैं नहीं खेलूँगा, मैं टेस्ट मैचेस में खेलूँगा। उसके बाद में डेविन कॉनवे जो हैं उनके हाथ में लगी हुई है तो वो अभी फिजियोज की हेल्प ले रहे हैं उसको रिकवर करने के लिए। इस तरह से न्यूजीलैंड के कुछ और प्लेयर्स जो हैं जो अभी इसमें नहीं खेल पाए हैं। और सिमिलरली अगर हम विराट कोहली की बात करेंगे, हार्दिक पांड्या की बात करेंगे, मोहम्मद शामी की बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे तो उन्होंने नहीं खेला है। पर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नया मौका क्रिएट करता है नए प्लेयरों के लिए, जैसे आवेश खान हो गया, वेंकटेश अय्यर हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ हो गया। और अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करेंगे तो मार्क चैपमैन हैं, टॉड एसल हैं, एक रविंद्रन हैं। तो इस तरह के प्लेयर को मौका देना और इस तरह के बड़े इंटरनेशनल स्टेज पे आकर अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस करने का मौका देना और दिखाने का है। और जैसा हमने देखा कि पहला ही मौका हर्षल पटेल को मिला कल, और वो पहले रादर 12वें प्लेयर बने हैं वो इंडियन हिस्ट्री में कि जिनको डेब्यू के उनको ऊपर प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। पहला ही मैच खेलने को मिला, 2 विकेट लिए, 25 रन देके, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और ये हम कहते चले आए हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन टॉप थिंक टैंक से या बीसीसीआई की टॉप मैनेजमेंट से या टीम सेलेक्टर्स से ये गलती जरूर हुई कि जो प्लेयर आईपीएल में अच्छा कर रहे थे उनको हमने टीम सिलेक्शन में ना लेते हुए उन्हीं टीमों के ऊपर, उन्हीं प्लेयर के ऊपर हमने बैंक किया जिनके क्रेडेंशियल अच्छे थे, जिनके रिकॉर्ड अच्छे थे। और इनमें से अगर देखा तो यही 4 प्लेयर हैं जो अभी नए लिए गए हैं। आवेश खान को लिया गया है, आपके ऋतुराज गायकवाड़ को लिया गया है, अय्यर को लिया गया है और हर्षल पटेल को लिया गया। ये चारों प्लेयर डिजर्व करते थे कि इनको टी20 वर्ल्ड कप में खिलाया जाना चाहिए था, क्योंकि इन चारों ने अपने क्रेडेंशियल से प्रूव किया था कि वो इनफॉर्म हैं। और इनके साथ साथ में अगर मैं नाम लूँ तो युजवेंद्र चहल भी एक ऐसे बॉलर थे कि जिन्होंने इंप्रेस किया था कि यूए की विकेट के ऊपर स्लो बॉल करना चाहिए और किस तरह से टर्न होता है। उन्होंने इंडिया के लिए अच्छे विकेट लिए थे, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छे विकेट लिए थे आईपीएल में खेलते हुए। तो कहीं ना कहीं ये 5 प्लेयर जो हैं जिनको निगलेक्ट किया गया था, उनको टीम मैनेजमेंट ने फिर
फिर से वापस से चांस दिया और हमने देखा कि अच्छे रिकॉर्ड्स उसमें आने लगे। ये सब दर्शाता है कि ये सीरीज जो है एक सिर्फ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए या इंटरनेशनल टूर के जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कि उनको पूरा करने के लिए की गई थी, ना कि एक नेल बाइटर हो या एक फाइटिंग सीरीज जिसको कह सकते हैं कि दोनों टीम के मेन 4-4 प्लेयर अगर हम देखेंगे बाहर बैठे हुए हैं और वो नहीं खेल रहे हैं और जो नए बच्चे हैं या बेंच स्ट्रेंथ है उनको मौका दिया जा रहा है। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो एक मैच बचा है, डेड रबर है। दोनों ही टीम अपनी अपनी कुछ प्लेयरों को मौका देने के लिए या अपने कुछ चीज़ें सेटल करने के लिए कि समझने के लिए कि हम किन को खिला सकते हैं, किसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज करेंगे। और जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल है तो ट्रेंट बोल्ट के लिए भी ये मुझे लगता है कि लास्ट मैच है, अभी वो इसके बाद में वापस चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, प्लेयर्स जो है जैसे थके होते हैं या कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि अच्छा यार एक ही मैच तो बचा है, उसको खेलना और करना, वो सीरियसनेस वो इंटेंसिटी मैचेस में नहीं रहती है जो कि एक बायलैटरल दो कंट्रीज के बीच में जब सीरीज होती है और जो इंटेंसिटी उसमें होना चाहिए, जो उसमें दर्शकों को लिखना चाहिए, जो किलिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए, वो कहीं भी देखने को हमको नहीं मिला है। और ये जो मैच है, तीसरा मैच जो हो रहा है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम भी और न्यूजीलैंड टीम भी अपने कुछ प्लेयरों को जिनको उनको अभी तक नहीं खिलाया है, मे बी न्यूजीलैंड टीम के लिए स्टिल प्राइड है कि वो वाइट वॉश नहीं चाहेंगे कि इंडिया टीम उनको 3-0 से हराए, तो वो अपना फिर भी अच्छे से अच्छा टीम खिलाने की कोशिश करी। पर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा अपनी टीम में से मुझे 2 चेंजेस ऐसे लग रही हैं जिनको किया जा सकता है। आज आवेश खान को भुवनेश्वर की जगह खिलाया जा सकता है क्योंकि उनको टीम में रखा हुआ है और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि आप सीरीज जीत चुके हैं, आपका जो एक प्लेयर है उसको आप मौका देंगे और उसको ऊपर लेकर आए। और दूसरा मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की जगह के ऊपर खिलाना लगभग बनता है कि क्योंकि आपके पास ये टीम है, ये लड़के हैं, ये बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा किया हुआ है और आप ऑलरेडी देखिए सीरीज जीतना इंपॉर्टेंट होता है, सीरीज काउंट होती है, मैचेस काउंट नहीं होते हैं कि हमने कितने मैचेस हारे कितने जीते। आप 3 में से 2 हार चुके हैं, आपको न्यूजीलैंड अब नहीं हरा सकते, तो आपको आपकी बेंच स्ट्रेंथ में जो लोग बचे हुए हैं उनको मौका देना चाहिए और उनको चेक करना चाहिए क्योंकि देखिए ये एक एक्सपीरियंस है। एक आईपीएल फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलना और एक कंट्री की तरफ से खेलना जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ इंटेंट, वहाँ कोचिंग, वहाँ फॉलोअर्स इतने डिफरेंट हैं सारे कि वहाँ मैच हारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ मैच हारेंगे तो अगले दिन ही आप जो हीरो बने होते हैं आपको 0 कर देते हैं। और अगर आप मैच जीतते हैं तो अगर आप एक ऑर्डिनरी से प्लेयर हैं और आप बिल्कुल एक स्पेशल दिलों में जगह बना लेते हैं कि नहीं यार ये प्लेयर हमारे लिए ऐसा है, हम इसको पैटर्नाइज करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। तो बहुत बड़ा डिफेंस है। प्लेयर्स के लिए भी वो एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी है कि स्लोली ग्रेजुअली जब उस बड़े नक्शे पे, उस बड़ी ग्राउंड पे, बड़े मौके पे आप खेलते हैं तो आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करते हैं और आप वहां से ही आगे आगे ग्रो करते हैं। आपका क्रिकेटिंग कैरियर उससे बढ़ता है और मैच्योर होता है। तो आज मुझे लगता है इंडियन थिंक टैंक जो है वो रिप्लेसमेंट करेगी। ऐसे ही न्यूजीलैंड चाहेगी कि अपनी जो उन्होंने गलतियां अभी तक करी हैं, 2 मैचेस हारे हैं, इंडियन टीम जो है एक विनिंग स्ट्रीक पे है। पहले 2 मैचेस जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में हारे, उसके बाद से लेकर अभी तक 5 मैचेस जीते हैं। और वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो फाइनल मैच हार कर आए थे और फाइनल के बाद में 2 मैच यहाँ भी हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये लूजिंग स्ट्रीक को वो रोकना चाहेंगे। पल्लव सर, एक अवसर है, प्रयोग किया जा सकता है, बेंच स्ट्रेंथ को चेक किया जा सकता है, क्या आपको लगता है कि ये एक मौका है जिसे बुनाया जाना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली। ये अभी की जो न्यूजीलैंड टीम है वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, ना ही इतने बड़े फॉर्म में। तो मैं चाहता हूँ जैसे सुखदेव भाई ने बोला है कि सूर्य कुमार यादव की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि वो ओपनर बैट्समैन है, केएल राहुल को आप रेस्ट दे सकते हैं, उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ आ जाएँ। भुवनेश्वर कुमार को आप रेस्ट दे सकते हैं, आवेश खान को खिलाया जा सकता है और ऋषभ पंत को भी आप रेस्ट दे सकते हैं और ईशान किशन को खिलाया। तो ये एक टीम बनेगी। और आज का जो मैच है अगर आप देखते हैं कलकत्ता में, तो आप इंडिया का टाइम जोन देखें, ठीक है, सरकार ने पूरे देश के लिए एक ही टाइम जोन रखा ताकि ट्रेन्स और फ्लाइट्स और दूसरे सरकारी कामकाज के लिए आपको सहूलियत रहती है कि एक ही टाइम जोन हो। लेकिन अगर आप सूरज के हिसाब से देखें, सनराइज और सनसेट के हिसाब से, तो कलकत्ता में सनसेट जल्दी होता है। कम से कम बॉम्बे के मुकाबले लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर या आपको सनसेट जल्दी होता है। तो यहाँ पे ओस भी जल्दी आएगी और ये पूरा मैच जो है 7 बजे ही चालू होगा। तो लगभग ये पूरा मैच आज ओस में ही खेला जाना है और ये मुझे लगता है कि पहली इनिंग से ही ओस का असर आपको दिखेगा।
आज आप कहेंगे कि टॉस इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता कि आज का टॉस थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पहली इनिंग में भी ओस मिलेगी। अंतर यह है कि टाइम जोन आप भले ठीक है 7 कलकत्ता में भी बज रहे हैं और 7 बॉम्बे में भी बज रहे हैं, लेकिन जो सनसेट है, सूरज जो डूबा है वो कलकत्ता में लगभग 1 घंटा पहले डूब चुका है, और वहाँ पर रात का जो असर है वो ज़्यादा जल्दी आता है, और ठंड का मौसम है, तो ये पूरा मैच आज ओस में ही खेला जाना है। मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि आवेश खान जैसा अगर बॉलर आज अगर उसे मौका मिलता है तो उसके लिए बॉलिंग कंडीशन नहीं होगी अच्छी, वो थोड़ा सा उसके लिए डीमोटिवेटिंग होगा। बैट्समैन के लिए कंडीशन पूरी अच्छी है, क्योंकि आपको उसमें बैटिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बॉलर के लिए कोई ज़्यादा चांस नहीं होता है। बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल आजमाई जानी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज भी पड़ला मैं समझता हूँ इंडिया का ही भारी रहेगा, क्योंकि होम एडवांटेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप विनर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के पहले बांग्लादेश गई थी, जहाँ पे 4-1 से हार गई, और वही बांग्लादेश जब यूएई में आती है तो अपने ग्रुप मैचेस में जो सुपर 12 के ग्रुप मैचेस है उसमें एक भी मैच नहीं जीती, 5 में से 5 हार जाती, और वो ऑस्ट्रेलिया जो 4-1 से हार के आई है वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाती। तो होम एडवांटेज का बहुत बड़ा मैटर है आजकल, और शॉर्टर फॉर्मेट में तो बहुत ज़्यादा है होम एडवांटेज। ये एक बहुत बड़ी बात है, और जैसे आज एक लंबे समय बाद सुनने को आ रहा है कि टॉस बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अब तक हम T20 वर्ल्ड कप से देख से आएंगे टॉस ही बिग बॉस रहा है। सर क्या मानते हैं आप? नहीं, ठीक बात है, बट फिर भी मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ड्यू जब फॉल होना चालू होता है तब इनिशियली धीरे धीरे वो आता है, वो एकदम से ऐसा नहीं आता कि ड्यू आ जाता है, और स्लोली ग्रेजुअली अकोमुलेट होता है ग्राउंड के ऊपर, फील्ड के ऊपर, पिच के ऊपर, और जैसे जैसे ड्यू बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही वो बॉलिंग करना और डिफिकल्ट होता जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़ा क्लियर डिस्टिंक्ट एडवांटेज आप नहीं बोलेंगे कि वो होगा, पर एडवांटेज फिर भी जो है बैटिंग सेकंड रहेगा। इस ग्राउंड के रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उस रिकॉर्ड में भी हमको ऐसा लगता है कि बैटिंग सेकंड को ही ऑलवेज फायदा मिला है। 7 मैचेस यहाँ खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 2 मैच जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 5 मैच जीते हैं। फिर भी जो भी कप्तान जो है वो टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि मैं पहले बॉलिंग करूँ, बॉलिंग करने के बाद में एक टारगेट सामने वाले को कम रन बनाने दूँ और आपकी टीम जो उसके बाद में ज़्यादा रन चेज कर सके। कोलकाता में 2 साल बाद क्रिकेट हो रहा है, 2 साल तक कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट हमने नहीं देखा है, और कोलकाता में भी हमने देखा है कि फैंस जो हैं वो डेफिनेटली फुटबॉल प्रेमी ज़्यादा हैं, परंतु क्रिकेट की बात करें तो वो भी कम नहीं है। लोग बहुत एंजॉय करते हैं। इस विकेट की अगर बात करेंगे तो थोड़ी सी कंडीशन कुछ ना कुछ न्यूजीलैंड की टाइप की ही है, क्योंकि फ्लैट विकेट है और बैटिंग विकेट है न्यूजीलैंड में भी आपको, और बॉल जो है, और एवरेज रन की हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे स्कोर है वो लगभग 147 रन है पर फर्स्ट इनिंग में जो एवरेज बनता है, तो 147 रन मुझे लगता है 20-20 ओवर में कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं है। तो जबकि इसको फ्लैट विकेट कहा जाता है, यहाँ बॉलर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, तो आज देखना होगा कि विकेट कैसा खेलता है। और जहाँ तक पल्लव भाई ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि IST हमने बना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाने का मतलब एक ही है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं या जो भी चीज़ें हम करते हैं वो टाइम जोन एक माना जाए, जबकि सनसेट जो है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम से होता है, और जैसे जैसे हम क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत बड़ा है, उन कारणों से ये कंडीशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि BCCI को या ICC को इन चीज़ों को नोट करना होगा कि मान लीजिए जहाँ ये सारे इश्यूज़ हैं वहाँ क्यों ना हम उन मैच को ही 1 घंटा 2 घंटा पहले प्रीपोन कर दिया जाए, ताकि वो प्रीपोन होने के बाद में देखिए क्रिकेटर्स भी जो हैं उनको भी अपना टैलेंट शो करने का एक वाजिब और ट्रू मौका मिलना चाहिए। आप कंडीशंस उनके अगेंस्ट हैं और तो आप उनको जाकर अगर गीली बॉल के साथ में आज आवेश को जो है खिलाते हैं अगर, या हमारे जो बाकी बॉलर्स हैं उनके साथ में, तो नाइंसाफ़ी है। होता क्या है कि एज ए क्रिकेटर नॉर्मली लोग ये नहीं समझते हैं कि ड्यू फैक्टर क्या है, गीली बॉल क्या है, उनको तो ये समझ में आता है यार इसको खिलाया है और ये तो बॉल भी नहीं कर पा रहा और इनको छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, अच्छी बॉल भी नहीं कर रहे। वो आवेश खान बोल रहे थे, एक दिन हम उनको सर्वे बिठाते और दूसरे दिन एक परफॉर्मेंस खराब होती है, और खराब होने के बाद हम अरे यार छोड़ो इसको, थोड़ा इसको कैसे ले लिया यार, क्यों ले लिया, काम ही नहीं करता।
तो जो प्लेयर अगर इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए उसमें टैलेंट है, उसमें वो क्वालिटी है कि वो उस लेवल पे खेल सकता है, तभी वो सिलेक्ट होकर वहां पर आया है। हमने देखा किस तरीके से ये जितने पांचों प्लेयर की हमने अभी बात करी आज, इंडियन प्लेयर को जो अभी इस T20 में मौका जिनको दिया गया है, उन पांचों ने ही IPL में और अपने पुराने हिस्ट्री में भी, क्रिकेटिंग हिस्ट्री में भी, रिकॉर्ड में भी उन्होंने दिखाया है कि वो क्यों ये पोजीशन को डिजर्व करते हैं। और जो इनफॉर्म प्लेयर्स होते हैं उनको तो आपको टीम में खिलाना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि जैसे पल्लव ने बोला और मैं भी कह रहा हूं कि आज की डेट में इससे बड़ा मौका आपके पास नहीं हो सकता है कि एक डेड रबर है। डेड रबर हम बोलते हैं कि जहां पे नतीजा फाइनल हो चुका है, खत्म हो चुका है, आज के मैच के जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डेड रबर में क्योंकि ये मैच खेलना है और इंटरनेशनल मैच बना हुआ है, उनको कंप्लीट करना है उन ड्यूटीज को, तो उसके हिसाब से आपको जो बेंच स्ट्रेंथ पे जितने आपके प्लेयर्स हैं जो डिजर्व करते हैं और जिनको आपने रखा इसीलिए कि खिलाना है, आज उनको मौका दिया जाना चाहिए और उनको भी टेस्ट करना चाहिए कि वो इस लेवल पर आकर कैसा परफॉर्म करते हैं। पल्लव सर, लेकिन यार उस दिन सर से भी मेरी इस विषय में बात हुई थी कि ये बात तो मानना पड़ेगी कि कप्तानी का दबाव यहाँ पर रोहित शर्मा पर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। उनका परफॉर्मेंस जो है वो एक बार फिर भारतीय कंडीशन में अपने घरेलू हालातों में निखर कर सामने आया है। ये इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, यहाँ पे कप्तानी के लिए कुछ ज़्यादा रोहित शर्मा को करना भी नहीं है क्योंकि फ्रेंडली कंडीशंस है। अगर आप कप्तान को सबसे ज़्यादा वर्क तब करना पड़ता है अपनी कप्तानी के ऊपर जब आप थोड़ी विपरीत परिस्थितियों में खेलते हैं। यहाँ पे आपकी फ्रेंडली कंडीशन है, हर प्लेयर को अपना रोल मालूम है, तो इसलिए उनको कप्तानी का कोई ज़्यादा प्रेशर है नहीं इसमें। और सामने भी जो टीम है वो भी कोई आपके लिए बहुत बड़ी कंपटीशन पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया होती या और कोई थोड़ी बेटर बैटिंग साइड होती, अभी तो खुद न्यूजीलैंड की टीम अपने पूरे फॉर्म में नहीं है और नहीं वो अपने पूरे प्लेयर्स के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा के ऊपर कोई कप्तानी का बहुत बड़ा प्रेशर है। पर मैं मतलब भाई ऐसा कहना चाहूँगा कि कप्तानी का तो कोई उनके ऊपर इस समय स्ट्रेस, उनके ऊपर कोई भी भार नहीं लग रहा है, क्योंकि जो टीम है, जैसा मैंने कहा कि दोनों टीम में बहुत सारे प्लेयर ने रेस्ट ली हुई है। और उसके बाद में भी जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान को हराना एक लोगों के लिए ड्रीम रहता है, ख्वाब रहता है, वो नॉर्मली फुलफिल नहीं होता है। परंतु फिर मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि आप को एज ए रोहित शर्मा की बात करूं, मैं KL राहुल की बात करूं, कि आप अब वो प्लेयर हो चुके हैं, आप कैप्टन हैं और वाइस कैप्टन हैं, आप दोनों ने 50 किए, आप दोनों ने 100 रन पार्टनरशिप की, आप दोनों ने बाबर आजम और रिजवान अहमद की जो हाईएस्ट सेंचुरी पार्टनरशिप है उसको इक्वलाइज किया। उन्होंने 5 अभी तक बनाई, इन्होंने भी कल 5 बनाकर रिकॉर्ड फ्राइडे को बनाकर रिकॉर्ड बराबर किया। पर एज ए सीनियर प्लेयर ये आपकी ड्यूटी है। आप एक 55 रन बनाकर 55 रन रोहित शर्मा ने बनाए, KL राहुल ने 65 रन बनाए, आप दोनों ने लगभग 110 रन बना दिए 153 में से। तो बाकी के भी 43 रन आपको खुद बनाकर आने हैं। आप क्यों छोड़कर आपका विकेट थ्रो कर आते हैं? क्यों आपको मारने की जरूरत है? रन रेट आपके अंडर है, कंट्रोल है, चेक में है, 9 विकेट 10 विकेट आपके पास पड़ी हुई हैं। तो आपको ये जो आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैप्टन, एज ए वाइस कैप्टन दी गई है, वो इसलिए दी गई कि आपके पास एक स्टेबल हेड है, एक स्टेबल माइंड है, एक मैच्योर प्लेयर हैं, आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि कैसा डिसीजन आपको कौन सी शॉट किस समय खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। तो जो भी प्लेयर एक बार सेट हो जाता है और कम से कम कैप्टन वाइस कैप्टन साथ में खेल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, वो दोनों सेट है, उन्होंने के बाद आप विकेट थ्रो करके जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वहीं पे वो मैच जो इजीली आप जीत रहे होते हैं वो कहीं फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को ये बात रोहित शर्मा के खास दिमाग में भरनी होगी कि आप एक सीनियर बैट्समैन हैं, आप कैप्टन हैं, आप टीम को लीड करते हैं, ये तो लीड बाय एग्जांपल्स। और आप वहां जब जाते हैं, देखिए जब एज ए बैट्समैन आप पहले जाते हैं, रश ऑफ ब्लड होता है, आपको विजन क्लियर नहीं होता है, आपको बॉल ठीक से नहीं दिखता है, कंडीशन भांपने में थोड़ा समय लगता है। जब कंडीशन भाप गए, सेट हो गए, 100 रन की पार्टनरशिप आपने कर ली है, उसके बाद में विकेट गंवाकर चला जाना, इससे मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा क्राइम है। और कहीं ना कहीं आपको ये जो आउटस्टैंडिंग कैप्टन होते हैं और जो नॉर्मल कैप्टन होते हैं, ये उनके बीच की डिफरेंस दिखाता है। जो अच्छा आउटस्टैंडिंग कैप्टन होगा वो एक बार सेट हो जाएगा, अपनी टीम को जिता के जाएगा, अपना विकेट थ्रो नहीं करेगा, एक तरफ अनबीटन रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अप होता है, आपका नेट, आपका जो रिकॉर्ड कैरियर रेट है, बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो बढ़ता है, आपका एवरेज बैटिंग एवरेज बढ़ता है कि आप नॉट आउट आते हैं तो आपके रन स्कोर्ड वर्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स करते हैं, तो पर इनिंग जब आता है कि आपने पर इनिंग कितने रन बनाए, तो आपका रिकॉर्ड हर एक चीज में बेहतर हो रहा है और आपकी कंट्री भी जीत रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टीम मैनेजमेंट को, रोहित को और इवन KL राहुल को ये बताना होगा कि आपने 65 बनाए तो आप 100 क्यों नहीं बना सकते हैं? यू गो फॉर 100।
आप नॉट आउट आइए, आपको आप कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप सोच नहीं सकते हैं। केएल राहुल की बात करेंगे तो 2020 में इंडिया की तरफ से अभी तक 10-50 इन्होंने किए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 2021 में 12 विकेट सबसे ज्यादा लिए हैं। तो आप अच्छा करते चले आ रहे हैं, और अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं? बस एक बताने की चीज है, थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे, टीम मैनेजमेंट आपको बोलेगी कि ठीक है, जब आप सेटल हो चुके हैं, कोई करने मरने की वहां पे ऐसी जरूरत है नहीं कि आप विकेट थ्रो कर चला आए, और आप आराम से दूसरा बैट्समैन में अगर उतने रन बना ही रहा है, आप क्यों नहीं बना सकते हैं? आई थिंक दिस पॉइंट इज नीड टू बी एड्रेस्ड। यहाँ पर आपकी बात में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि बीसीसीआई को कम से कम यहाँ पर एक बात में और ऐड करना चाहिए, एक काउंसलर अच्छा रखना चाहिए जो प्लेयर्स को और उनकी मेंटलिटी को चेक करके और उनकी काउंसलिंग करता रहे। सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग मैच विनर बैट्समैन है, वो अपने ज़्यादा शराब पीने की आदत से परेशान थे। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने उसके लिए काउंसलर तय किया, उस काउंसलर ने उसकी काउंसलिंग करके उनकी उस आदत पे कंट्रोल करवाया, और आप देखिए रिकी पोंटिंग रिटायर हुए तब वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बैट्समैन बन करके रिटायर हुए। यहाँ पर आपको एक काउंसलर की भी ज़रूरत है जो प्लेयर के माइंडसेट को समय समय पर, यहाँ पे माइंडसेट चेंज होता रहता है, हर प्लेयर का होता रहता है, बाहरी कंडीशन से भी हो सकता है, उनके परफॉर्मेंस वाइज भी हो सकता है। तो जो खास एक काउंसलर है, जो मनोचिकित्सक है, उसकी सेवाएं लेना यहाँ पर ज़रूरी है। ये जो उससे परफॉर्मेंस बूस्टअप बहुत जल्दी होगा। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये आया है कि टॉस के मामले में लकी रोहित शर्मा एक बार फिर टॉस जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। सर, ये तो थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत अब हमें भी लगने लगी है। नहीं, देखिए क्या, फिर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप मैचेस में भी जब लगभग ऐसा लग गया था कि टीमों को कि हम अब क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए, तो उन्होंने टॉस जीत के उस समय पहले बैटिंग लिया। क्या होता है, बहुत बार आप ये भी चेक करना चाहते हैं कि जब कंडीशन आपके विपरीत होती हैं तब आप कैसा खेलते हैं। अभी आप जैसे पहले खेलेंगे तो मुझे लगता है कि उस समय पल्लव ने जैसा कहा, कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में कहानी जा रही कि जब ड्यू तो दोनों इनिंग में, तो क्यों ना पहले बैटिंग कर लें। परंतु मुझे फिर भी लगता है कि क्योंकि समय के साथ साथ ड्यू बढ़ता है, और ड्यू बढ़ता है जब, तो मुश्किल होता चला जाता है बॉलर के लिए। पहले फिर भी कुछ मौका आपके पास रहेगा कि बॉल, क्योंकि ड्यू ज्यादा नहीं है तो ज्यादा गीला नहीं होगा, ज्यादा गीला नहीं होगा तो स्टिल यू कैन कंट्रोल इट। बट ये तो थिंक टैंक के डिसीजन रहते हैं कि हम एडवर्स कंडीशन में जाकर बॉलिंग करें और देखें कि क्या होता है। और आज न्यूजीलैंड की तरफ से कैप्टन भी शायद चेंज हुए हैं, टिम साउदी की जगह के ऊपर मिचेल सेंटनर दिख रहे हैं कि वो एज ए कप्तान आए हैं और वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम टीम में बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने तो कैप्टनसी दूसरे को दे दी कि देखते हैं अब दूसरा कैप्टनसी कैसे करता है इंडिया में। शायद चेंज ऑफ कैप्टन, चेंज ऑफ लक हो जाए इस बार। तो चेंज ऑफ लक, टॉस भी जीता है रोहित शर्मा ने एक बार फिर, लेकिन पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। सर, आपकी नजर में सही डिसीजन है? देखिए, मे भी पॉसिबल कि ये थोड़ा सा ड्राई पिच हो, क्योंकि कई फैक्टर होते हैं। अब अगर इन्होंने फर्स्ट बैटिंग ली है ये जानते हुए कि बाद में ओस बहुत ज़्यादा आएगी, तो हो सकता है जैसा पिच रिपोर्ट थी कि थोड़ा सा ड्राई पिच है, तो बाद में जाकर के कहीं ये विकेट ज़्यादा स्पिनर्स को मदद ना करे, मतलब ज़्यादा मदद कर सकता है। तो हो सकता है ये फैक्टर ले करके इन्होंने दिमाग में और पहले बैटिंग करने का फैसला पल्लव भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बार, क्योंकि क्या जो क्यूरेटर लोकल रहता है और आपके टीम मैनेजमेंट के लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि बीसीसीआई सौरव गांगुली जो है वहीं से बिलोंग करते हैं, तो अगर हो सकता है कि वहाँ भी ड्यू नहीं हो रहा हो, या उनको लग रहा हो कि ड्यू फॉल का टाइम लेट है या कैसा भी है, ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कभी ऐसा है कि ड्यू फॉल नहीं होगा और बॉल जो है अभी हो सकता है कि बेटर रहेगी और ड्यू फॉल का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो फिर कैप्टन बैटिंग ही चूज करेगा। देखिए, अपने बॉलर को बचाने का तरीका ये है कि आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले लीजिए, ताकि बाद में जाकर आपको आपके गीली बॉल से बॉलिंग ना करना पड़े। जहां तक वेदर का वहां पे सवाल है, तो बिल्कुल क्लियर स्काई रिपोर्टेड है, 29 डिग्रीज है। 29 डिग्री बहुत हाई माना जाता है इन दिनों में भी अभी 29 डिग्री है, ह्यूमिड होगा वहां पर, और कोस्टल एरिया है, प्लेइंग कंडीशन थोड़ी सी सारे प्लेयर के लिए डिफिकल्ट होंगे। बात कर लेते हैं फेवरेट टीम की। सर, आपकी फेवरेट टीम आज? हम तो दिन है हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे।
मतलब क्योंकि टीम भी अच्छा कर रही है। दो सिर्फ इसीलिए नहीं कि दिल भी हिंदुस्तानी। देखिए मैंने बोला कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराना बहुत बड़ा टास्क होता है, और वो भी तब जब आप फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं, और बाई मीन्स मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड कहीं पे भी फुल स्ट्रेंथ में है। अभी टिम साउदी ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, उन्होंने महज 18-19 रन दिए थे 4 ओवरों में। वो एक इनफॉर्म बॉलर आपका बाहर बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो वीक हो रही है। मैं इंडिया के साथ जाना चाहूँगा। सर देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है, होम एडवांटेज बहुत बड़ा मैटर है, खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और सामने अगर आप देखें न्यूजीलैंड की साइड, तो इस साइड के पास वो टैलेंट नहीं है कि जो इंडिया को थोड़ा फाइट भी दे सके। इंडिया अगर इस मैच को हारता है या इस मैच में फाइट होती है तो वो इंडिया की ही गलती होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इंडिया की ही गलती होगी तो ही कहीं ना कहीं मुकाबला रोचक हो सकता है, जिसकी संभावनाएं बेहद कम है। तो कुल मिलाकर तीसरा T20 मुकाबला भारतीय टीम चाहेगी कि क्लीन स्वीप करे। 2020 में न्यूजीलैंड जाकर एक श्रृंखला में भारतीय टीम ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया था, तो ये बुरी यादें भी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के जहन में होगी और भारतीय टीम उन यादों पर बहुत ज्यादा घाव देना चाहेगी। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो ये टीम भी चाहेगी कि सम्मान के लिए खेले, क्योंकि इसके बाद टेस्ट श्रृंखला चालू होने वाली है। तो एक कॉन्फिडेंस जो अपना लेवल है वो बनाए रखने के लिए इस मुकाबले को जीतना न्यूजीलैंड के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप डीजीएनआर न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।